गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का इस चैप्टर का और फिजिकल केमिस्ट्री जैसा है। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, नाम सुनिए आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। ऐसा कोई भी ग्राफ जो हम सेम टेम्परेचर पर जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। सही है। एक्चुअल में ये जो ग्राफ दिए हैं आपके साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट है आपका फ्रेंडलिच और एक है आपका लैंगम्यूयर। लैंगम्यूयर का ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं बताऊंगा आपको, सिंपल सा है। देखिए, तो फ्रेंडलिच वॉज द साइंटिस्ट जिसने बताया कि गैस के प्रेशर का एड्सॉर्प्शन पर क्या इम्पैक्ट होता है। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस का तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा। ऑफकोर्स हमें पता है इंक्रीज होगा, बट उसको मैथमेटिकली और ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो वो ग्राफ है किसका, आपका फ्रेंडलिच का ग्राफ। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है केस 1, ये ग्राफ नंबर 1 है। फ्रेंडलिच बोलता है x अपॉन n प्रपोर्शनल p की पावर 1 अपॉन n। ये जो x अपॉन n है आपका, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अभी बोर्ड पे बिल्कुल फोकस रखिए इस लाइन पर। x अपॉन m को बोलते हैं हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट। मतलब आपका 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट कितने अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्ब कर लेगा उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे लिखिए m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट 1 ग्राम। x क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये x क्या है, एड्सॉर्बेंट के लिए आया है, और m किसके लिए आया है, एड्सॉर्बेंट के लिए आया है। तो इस x अपॉन m को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और ये वैल्यू डिक्रीज होगी एड्सॉर्प्शन कम होगा। p क्या है, p है प्रेशर ऑफ गैस एंड 1 अपॉन n। n है आपके नंबर ऑफ लेयर्स, मतलब कितनी लेयर में आपका एड्सॉर्प्शन हुआ है। सिंगल लेयर में हुआ है, डबल लेयर में हुआ है, ट्रिपल लेयर में हुआ है, फोर्थ लेयर में हुआ है ना। क्लियर है। तो n का मतलब है नंबर ऑफ लेयर्स, एंड 1 अपॉन n की वैल्यू है 0 से 1। जो 1 अपॉन n की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 होती है, न 0 से छोटी न 1 से ग्रेटर। बेसिकली ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ इनिशियली दिया था आपके केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। अब सुनो ध्यान से। तो फ्रेंडलिच क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जितना गैस का प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन होगा। सही है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो क्या आ जाएगा, x अपॉन n इक्वल k डॉट p की पावर 1 अपॉन n। क्लियर है। लॉग लोगे बोथ साइड तो लॉग की केस में क्या आएगा, लॉग x अपॉन n, और लॉग का एक फॉर्मूला पता है आपको, देखिए log x इंटू वाई। ये डॉट है बेटा, लॉग लोगे log k इंटू वाई तो क्या आ जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला खुल के log x प्लस log y। ये पढ़े हुए आपके फॉर्मूला लॉग वगैरह पढ़ाए थे मैंने आपको आते भी होंगे, देख लीजिए। मैं थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर रहा हूँ। देखिए लॉग के फॉर्मूला, तो log x इंटू वाई क्या होता है बेटा, log x प्लस log y। तो आप अगर log लोगे बोथ द साइड तो क्या हो जाएगा, log लेने पर log x अपॉन m इक्वल log k प्लस 1 अपॉन n log p। ये 1 अपॉन n आगे कैसे आया, फॉर्मूला होता है log का, log x की पावर n इक्वल क्या होता है, n log x। गॉट इट। तो ये इक्वेशन आई। आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आपसे पूछेगा फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन एंड ग्राफ। ये इक्वेशन है और ये आपका ग्राफ है। ग्राफ देख लीजिए। ये इक्वेशन देखो आप, ये किसको रिसेंबल कर रहा है, y इक्वल mx प्लस c को। ये कांस्टेंट है, m 1 अपॉन n की वैल्यू कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर एड्सॉर्प्शन के लिए, और log p क्या है, वेरिएबल। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं log x अपॉन m और log p के बीच में, ये बनाया हमने log x अपॉन m log p के बीच में, तो ये कांस्टेंट है तो किसके होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, log p के। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव स्लोप से।
और स्लोप की वैल्यू किसको रिसेंबल करेगी, 1/n को, और ग्राफ का इंटरसेप्ट किसको बताएगा, आपके log p को। गॉट इट। तो ये ग्राफ है आपके फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं आएगा, सिंपल इक्वेशन आएगी कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ ड्रॉ करिए एंड इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन ये लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो क्या बोलता है फ्रेंडलिच, extent of adsorption is directly proportional to the pressure of gas raised to the power 1/n। n बताई दिया मैंने, नंबर ऑफ लेयर्स है, जो मेटेरियल एड्सॉर्ब हुआ है उसकी। p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है। x क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। m क्या है, अमाउंट या मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। गॉट इट। ये ग्राफ है आपका। अब यहाँ ट्रिक बता रहा हूं मैं, एक ग्राफ और होता है बेटा लैंगम्यूर। देखिए बताता हूं थोड़ी देर। देखिए एक ग्राफ होता है आपका लैंगम्यूर का, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द केमिकल, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब आपका जो केमिकल एड्सॉर्ब होने वाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का एड्सॉर्प्शन पर क्या इम्पैक्ट होता है। सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, जल्दी होगा, रिएक्शन जल्दी होगी। अब देखिए आप, करना कुछ नहीं है आपको, ये ग्राफ जो है आपका वो है आपका कॉन्सेप्ट लिक्विड्स के लिए, प्रेशर वाला किसके लिए पढ़ा था हमने, गैस के लिए। तो करना कुछ नहीं है, जहां जहां पी लिखा हुआ है वहां वहां आपको सी लिखना है। ये सी और ये आपका ये सी। ओके, यहां लॉग पी की जगह क्या हो जाएगा, लॉग सी। तो सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। आपको पी के प्लेस पे क्या लगाना है, सी लगाना है। सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी, कैपिटल M। सही है, सब कुछ सेम है और कोई चेंज नहीं है इसमें, है ना। तो अगर फ्रेंडलिच का पूछता है प्रेशर लगा के आ जाना, अगर आपको लिक्विड्स के लिए पूछता है तो सी लगा के आना है, बिकॉज प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्विवेलेंट टर्म है, किसके लिए, केमिकल्स के लिए। ओके बेटा, तो ये आपके ग्राफ है किसके, फ्रेंडलिच एंड लैंगम्यूर के। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। देखिए फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के 2 केसेस हैं, और यहां से क्वेश्चन स्पेशली एनसीईआरटी पूछती है, मतलब बोर्ड एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपका कैटलिस्ट वाला टॉपिक हट गया है। अब उसके हटने के बाद ये टॉपिक है और एक कॉलराइड्स है, बस ज्यादा कुछ चैप्टर में खास है नहीं। तो 6 या 7 टर्न चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते में हो जाएगा आपका ये। आज है आपका 24, तो बिफोर 1 सितंबर योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ध्यान से देखिए, केस वन बोलता है इफ 1/n = 0, अगर आपका 1/n = 0 है तो क्या होगा, x/m प्रोपोर्शनल p की पावर 0। ओके, और p की पावर 0 है तो आप हटाओगे, x/m = k × 1। मतलब क्या है आपका, x/m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सी कंडीशन में आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन में प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा, जब आपका 1/n = 0 होगा। केस नंबर 2, अगर आपका 1/n = 1 हो तो क्या होगा, x/m = k p की पावर 1। मतलब क्या है, x/m प्रोपोर्शनल p। तो आपका x/m क्या होगा, कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रेशर। मतलब x/m प्रेशर पर कब डिपेंड करेगा, जब आपका 1/n = 1 होगा। x/m प्रेशर पर कब इंडिपेंडेंट होगा, जब आपका 1/n = 0 होगा। एक और पॉइंट, इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं x/m और ओनली प्रेशर के बीच, तो x/m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो आपके ग्राफ क्या आते हैं, ऐसे आते हैं इस फॉर्म में, ये इस तरीके से, है ना। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ना। तो अगर हम सिंपली x अपॉन m का ग्राफ प्रेशर के साथ ड्रॉ करें, सही है, मतलब अगर आपने x अपॉन m का ग्राफ प्रेशर के साथ ड्रॉ करा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कर्व है आपका, ये जो कर्व है आपका, ये कर्व आफ्टर सम टाइम फ्लैट क्यों हो रहा है, ये कर्व ऐसे फ्लैट क्यों हो रहा है, ये मुझे पूछना है आपसे। और आंसर आप सबको आता है, आंसर आप सबको पता है। यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट तक तो मतलब क्या हो रहा है, x अपॉन m इस पॉइंट तक प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। तब जैसे पूछ रहे आपसे, ये पॉइंट डाला मैंने A, B और C, अब आपसे पूछता है, और ये टेम्परेचर है आपका T3, T2 और ये T1, सही। मैंने क्या करा, x अपॉन m और p के बीच के ग्राफ ड्रॉ करे एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर लिए मैंने, T1, T2 एंड T3, और 3 ग्राफ मैंने ड्रॉ करे, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, सही है। अब मुझे आपसे पूछना है, पॉइंट A के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या केस 1 फॉलो हो रहा है या केस 2 फॉलो हो रहा है। पॉइंट नंबर A के इस साइड पर केस 1 फॉलो हुआ या केस 2 फॉलो हुआ, कौन सा केस फॉलो हुआ, 2 फॉलो हो रहा है, बिकॉज देखिए x अपॉन m की वैल्यू प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रेशर पर क्या कर रहा है, टोटली डिपेंड कर रहा है x अपॉन m। बट आफ्टर पॉइंट B, वैल्यू ऑफ x अपॉन m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर कितना ही बढ़ाइए, x अपॉन m की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो कौन सा केस फॉलो कर रहा है, ये केस 1 फॉलो कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, सही है, उसकी लिमिटेशन क्या लिखोगे। क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, नोट से ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है माय डियर कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एट हायर प्रेशर फेल्स। हाई प्रेशर होने पर फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फेल हो जाते हैं। फेल क्यों जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स में, एज द होल पोर्स ऑफ, देखिए ध्यान से क्वेश्चन फिर सुन लो। हाई प्रेशर होने पर फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फेल क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रहेगा ही नहीं है पी के एट वेरी वेरी हाई प्रेशर। क्यों, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में, व्हेन द ऑल पोर्स ऑफ, जैसे देखिए समझिए, जैसे हमने बोला ये एड्सॉर्बेंट है, व्हेन द ऑल पोर्स ऑफ एड्सॉर्बेंट आर ऑक्यूपाइड बाय द एड्सॉर्बेंट, देन नो फर्दर अटैचमेंट पॉसिबल। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन स्पीड अप होगा, बट जैसे आपके एड्सॉर्बेंट के सारे पोर्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर अटैचमेंट पॉसिबल नहीं होगा। आप कितना भी प्रेशर बढ़ाइए, x अपॉन m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे बड़ी लिमिटेशन और सिंगल लिमिटेशन है कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हाई प्रेशर पर, और सेम वैसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन भी होगा, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एट वेरी वेरी हाई प्रेशर फेल। फेल क्यों हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, देखिए ग्राफ क्यों फेल हुआ, बिकॉज जैसे ही सारे पोर या होल से गैप से एड्सॉर्बेंट के ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, उसके बाद और ज्यादा केमिकल का अटैचमेंट सरफेस पर पॉसिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, मैंने बोला T1, T2 और T3, इसमें क्या रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3 क्या रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, भाई शुरू में तो बढ़ रहा है बट अल्टीमेटली बाद में क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन, बहुत हाई टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, कि जैसे ही आपके मॉलिक्यूल जो अटैच हैं वो क्या होंगे, दोबारा अपने बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ये T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन है माय डियर T3, T2 और ये T1।
ये जो टेम्परेचर है T1 ये सबसे कम है और ये टेम्परेचर T3 क्या है, सबसे ज्यादा है। हाई टेम्परेचर पर जो एड्सॉर्प्शन का कर्व है वो देखिए कहाँ है, थोड़ा नीचे है। लो टेम्परेचर पर थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा कम पर और ऊपर। सही है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसकी। ये सारे मैंने हॉट्स बोर्ड के टर्म्स आपको बता दिए। देखते हैं आगे। देखिए बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्स अपॉन एम पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, है ना। देखिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक जनरल टर्म है। हम जहाँ सारी जो बात करेंगे ना सरफेस केमिस्ट्री में 99.99% कॉन्सेप्ट आपके केमिकल एड्सॉर्प्शन के मेंशन है ना। फिजिकल एक अलग साइड हो गया, हमने पढ़ा थोड़ी देर के लिए, उसको साइड में हटा दीजिए। हम जो भी बात करेंगे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड करेंगे, है ना, 99.99% केस में। ये बोलता है कौन कौन से फैक्टर है जो एक्स अपॉन एम पर अपने इम्पैक्ट डालते हैं। एक्स अपॉन एम का क्या मतलब है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मान लो उसको, या मान लो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब कौन से फैक्टर है जो एड्सॉर्प्शन को कम और ज्यादा कर सकते हैं। सही है, एक्स अपॉन एम भी वही फैक्टर है। तो एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। केमिकल एड्सॉर्प्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्स अपॉन एम की वैल्यू इनिशियली बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज इनिशियली केमिकल्स रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। याद कर लीजिए, बताया था मैंने चैप्टर 4 में। एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, जानते ही हो, केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा गैस का एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो पूछ। देखिए, आपके पास 0 डिग्री पर कोल्ड ड्रिंक है, या मान लीजिए 2 डिग्री पर कोल्ड ड्रिंक है, और आपके पास 25 डिग्री पर कोल्ड ड्रिंक है। सुनना क्वेश्चन मेरा ध्यान से। 2 डिग्री पर कोल्ड ड्रिंक है और एक 25 डिग्री पर कोल्ड ड्रिंक है। कौन से कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ज्यादा CO2 गैस का एड्सॉर्प्शन होगा? ऑफ कोर्स 2 डिग्री पर होगा। सही है। अब 2 डिग्री पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि गैसेस का नेचर कैसा होता है, गैस शो हायर सॉल्युबिलिटी एट द लो टेम्परेचर। सही है। अब यहां देखना ये इंपॉर्टेंट है कि ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या केमिकल एड्सॉर्प्शन है। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। क्यों फिजिकल एड्सॉर्प्शन है? बिकॉज जब CO2 गैस डिजॉल्व होती है वाटर में तो आपका वेरी वीक बॉन्ड इंटरेक्शन बॉन्ड बनता है, जो कि आपका H2CO3 होता है। सही है। वो भी इतनी आसानी से फॉर्म नहीं होता है, वेरी वेरी वीक इंटरेक्शन होता है H2CO3 में। पर जैसे ही आप हीट करोगे कोल्ड ड्रिंक को, क्या होगा, आपका CO2 वापस क्या होगा, माइग्रेट हो जाएगा। सही है। तो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, प्रेशर ज्यादा लगाओगे एक्स अपॉन एम बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी केमिकल की तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे किसके लिए, एड्सॉर्प्शन के लिए। एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो केमिकल्स को पाउडर फॉर्म में क्यों लेते हैं? आप देखिए आपके लैब में सारे केमिकल पाउडर फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में क्यों नहीं होते? इक्का दुक्का होते भी हैं, बट जनरली जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, व्हाई डू वी यूज केमिकल्स इन पाउडर फॉर्म? बिकॉज पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एड्सॉर्प्शन टेक्स क्विकली। ओके, जैसे देखिए आप, ये इतना बड़ा क्रिस्टल है आपका, किसका, NaCl का, और इस क्रिस्टल को मैंने करा क्रश, और अब ये बन गया पाउडर फॉर्म में। ये पाउडर फॉर्म में हो गया। अब अगर मैंने यहाँ H2SO4 डाला तो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करेगा। क्यों रिएक्शन करेगा? सरफेस एरिया पाउडर केमिकल का ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी एड्सॉर्ब्ड ऑन दी सरफेस। नेक्स्ट, एक्स अपॉन एम डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये तो बताया था मैंने आपको। गैस में हम क्या देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आपके एड्सॉर्बेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, या आपका एड्सॉर्बेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो एक्स अपॉन एम की वैल्यू बढ़ेगी। सही है। तो ये फैक्टर्स है, एग्जाम में कोई भी 1 या 2 फैक्टर्स आ सकते हैं। सही। देखिए देखिए आज का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। कहाँ काम आता है एड्सॉर्प्शन आपके, है ना। नंबर 1,
चारकोल एब्जॉर्ब गैसेस टू फॉर्म वैक्यूम, ये तो बता दिया था मैंने। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन पॉल्यूशन मास्क, ये भी कर चुके हैं। सिलिका जेल और एल्यूमिना कंट्रोल ह्यूमिडिटी, ये भी कर चुके हैं। ये देखिए एनिमल चारकोल रिमूव कलरिंग मटेरियल, ये जेई का पॉइंट है आपका, मतलब जो एनिमल की बोन से जो चारकोल बनता है वो कलरिंग मटेरियल को हटाने की कैपेबिलिटी रखता है। आजकल क्रीम वगैरह के ऐड आते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट, एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट इन योर फेस क्रीम विच मेक्स यू ब्राइटर, गोरा बना देगा आपको, ऐसे ऐड आते हैं। फेयर एंड हैंडसम और ऐसे कुछ क्रीम का नाम है उसमें ना, तो बोलते हैं इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड कार्बन है, तो वो है कि एक्चुअल में एनिमल चारकोल होता है। एनिमल चारकोल क्या करता है, फेस पर जितने भी डर्ट होती है उस डर्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए नंबर 5, इन फ्लोटेशन सल्फाइड ओर इज एब्जॉर्ब बाय ऑयल एंड गैंग बाय वाटर। आपने नाम सुना होगा गैंग एंड ओर। ओर क्या होता है, जिससे मेटल ऑब्टेन होता है, और गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटी। तो अगर आपके पास सल्फाइड ओर और गैंग है और आपको सल्फाइड ओर से उस गैंग को हटाना है तो मेटल का नाम होता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या होता है, आप क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर में सल्फाइड ओर और गैंग को मिक्स कर लेते हैं एंड डालते हैं ऑयल। तो ऑयल के पार्टिकल क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को एब्जॉर्ब करते हैं ऑयल के पार्टिकल, और वाटर क्या करते हैं, गैंग के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ जो होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने कई बार देखा है जेई के क्वेश्चंस में, थ्योरेटिकल में, इवन बोर्ड में देखा है मैंने कि इन फ्लोटेशन ऑयल एब्जॉर्ब व्हाट कैटेगरी ऑफ पार्टिकल, ओर और गैंग। ऑयल करेगा ओर को एब्जॉर्ब और वाटर करेगा गैंग को एब्जॉर्ब। सही है। मेडिसिन एब्जॉर्ब ऑन बैक्टीरिया, अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया के सरफेस पर जाकर एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड किल्स द बैक्टीरिया। डाइज एंड इंडिकेटर, जितने भी डाइज होते हैं कलर वाली मटेरियल, जैसे मेरी शर्ट का ये टी शर्ट पर ये ब्लैक कलर है, तो ये ब्लैक कलर क्यों है, बिकॉज दिस ब्लैक कलर एब्जॉर्ब ऑन क्लोथ। तो जितने भी डाइज और इंडिकेटर्स होते हैं, फेनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज ऑल, ये सारे क्या करते हैं, आपके केमिकल के सरफेस पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। क्रोमेटोग्राफी वर्क ऑन डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये भी जेई वाला पॉइंट है आपका, ये पढ़ के आ रहे हो आप क्लास 11th में। क्रोमेटोग्राफी से जब हम मटेरियल्स को अलग अलग करते हैं तो ये वर्क करता है किस पर, डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर। मींस आपके केमिकल का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग होता है और इम्प्योरिटी का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग होता है। सही है। तो लेक्चर देखिए ध्यान से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।